हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम रिव्यू के चैनल पर स्वागत है। सो आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड आई एम अक्षय एंड आई विल बी टीचिंग यू एक्सरसाइज 3.7। इसके क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स क्लास है और पिछले कई क्लासेस में मतलब प्रीवियस क्लासेस में हमारी एक्सरसाइज 3.7 से पहले एक्सरसाइज है वो सब अपन ने डिस्कस की थी। सो आज ये लास्ट एक्सरसाइज है 3.7 ऑप्शनल और इसके मैंने करीब 3 to 4 क्वेश्चंस करा चुका हूँ मैं। अब बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कराया था। सो आज वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। सो चलते हैं सेशन की ओर। और अगर अभी तक आपने एग्जाम रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। सो पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है और सेकंड थर्ड मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था और फोर्थ से वापस स्टार्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years। तो दो फ्रेंड है, उनकी एजेस कितने से डिफर कर रही है? अनु एंड बिजू की जो एज है, इनकी एजेस 3 साल से डिफर कर रही है। और हमें ये भी नहीं पता कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। मतलब ये हो सकता है कि फर्स्ट केस में अनी बड़ा है और ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड केस में बिजू बड़ा है, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो अनी बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो 3 साल आएगा, या बिजू बड़ा होगा तो बिजू में से अनी सब्ट्रैक्ट होगा तब 3 साल आएगा। क्लियर है? फिर क्या दे रखा है, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज अनी। अनी के जो फादर है धर्म, वो क्या है? ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी की एज से 2 गुना, ट्वाइस ऑफ अनी। और फिर हमारे पास बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर केथी। और बिजू क्या है? अपनी सिस्टर केथी से 2 गुना है एज में, तो ट्वाइस ऑफ केथी। क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट वाले केस के अंदर हमें ये नहीं पता कि अनी माइनस बिजू होगा 3 years या फिर बिजू माइनस अनी होगा 3 years, क्योंकि हमें ये नहीं पता इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो ये दोनों इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास ये दो स्टेटमेंट दे रखा है, आगे पढ़ते हैं। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। और धर्म और कैथी की जो एज है इनका डिफरेंस कितना है? 30 years है। अच्छा, अब धर्म और कैथी में से बड़ा कौन सा होगा? अब ध्यान से देखिएगा, धर्म की एज क्या है? जो अनी की एज होगी उससे 2 गुना है। लेकिन कैथी की एज क्या है? बिजू की भी एज से हाफ है। ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो हमें ये यहां से ये ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि धर्म बड़ा होगा किससे? कैथी से। तो धर्म माइनस कैथी इज इक्वल टू 30 years। क्लियर है? अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो लेट सपोज अपन क्या ले लेते हैं, अनी की एज अगर इस केस में ले लेंगे तो अनी की एज ले लेंगे 50 और बिजू की एज ले लेंगे कितना? 47। तभी तो इनका डिफरेंस क्या है? कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो धर्म की एज तो कितनी हो जाएगी? 100। क्लियर है? और हमारे पास कैथी की एज क्या हो जाएगी? 47/2, जो कि क्या हो जाएगी? 23.5। ऑफ कोर्स से बात है, कैथी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी धर्म से। कोई सा भी केस लेके देख लीजिए, इसके अंदर आपके क्या होगा? धर्म बड़ा होगा कैथी से। अगर आप ये केस लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए। आप क्या बिजू की एज को क्या मान ले? 50 और अनी की एज को मान ले 47। क्लियर है? अच्छा, अब धर्म की एज क्या हो जाएगा? 47 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 94। तो धर्म की एज तो 94 और हमारे पास कैथी की एज क्या हो जाएगा? बिजू की एज का आधा 25। अभी भी कौन बड़ा है? धर्म बड़ा है। क्लियर है? इसलिए धर्म माइनस कैथी क्या हो जाएगा? 30 years। अब देखिएगा, क्या धर्म को ट्वाइस ऑफ अनी लिख सकता हूं? क्योंकि धर्म की एज क्या है? अनी की एज से 2 गुना है। तो धर्म की एज को लिख दिया ट्वाइस ऑफ अनी माइनस कैथी की एज को क्या लिख सकता हूं?
बीजू बाय 2 इज इक्वल टू 30। और अगर इसे आप सॉल्व करोगे 4 टाइम्स ऑफ हनी माइनस बीजू इज इक्वल टू 6। तो आपकी सेकंड इक्वेशन तो कंफर्म हो गई, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन के दो पार्ट है, क्योंकि हमें नहीं पता इन दोनों में से बड़ा कौन सा। तो आपको सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व करनी है, फिर आपको सेकंड केस कौन सा लेना है, ये वाली इक्वेशन लेनी है, और फिर इसको सॉल्व करनी है। तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना और बताना कि अनी और बीजू की एज क्या आई है। क्लियर है? सो मैंने इक्वेशन फॉर्म करना बता दिया आपको, एक्सप्लेनेशन भी करके दे दिया मैंने आपको, सॉल्विंग पार्ट आपके ऊपर है, ये चीज आपको करनी है। सो लेते हैं अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। वो जो प्रीवियस वीडियो में से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि वीडियो के अंदर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो गया था, तो इस वजह से मुझे एडिट करना पड़ा। आपको पता है कि कभी वो गाड़ी वाले आ जाते हैं, सफाई अभियान। खैर स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं। The students of a class are made to stand in a row. If three students are extra in a row, there would be one row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in a class. अच्छा, अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कैसे निकालेंगे अपन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कैसे निकालेंगे अपन कि भाई एक रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, सिंगल रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और टोटल हमारे पास कितनी है, रो कितनी है, टोटल रो। तभी तो अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे तो निकालेंगे भाई, एक रो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ऐसी रोज है कितनी, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। क्लियर है? अच्छा, एक आपको एक और एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, हमारे पास क्या 3 क्रॉस 3 की क्या मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम। अच्छा, आप देखना, ये मेरे पास फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ठीक है? अब देखो एक रो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 3 है, और ऐसी है कितने नंबर ऑफ रोज, 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, मेरे पास 9 आ जाएंगे। समझ में आया? अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में क्या करने को कहेगा, वो ये कहेगा आपको कि आप क्या कर दो कि इनमें से क्या, अगर मैं एक रो पूरी हटा दूंगा, एक रो पूरी हटा दूंगा, और जो इस रो के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बाकी रोज में मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। लेट्स सपोज कि ये रो में से मैंने पूरे स्टूडेंट्स हटा दिए, और बाकी जो बची हुई रोज है जैसे फर्स्ट सेकंड रो, इनमें क्या कर दिया, एक एक स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिए। तो अभी भी क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, काउंट करके देख लीजिए, 4 4 8, और ये यहाँ पे हमारे पास 1 क्या आ जाएगा, 9। तो अभी भी टोटल नंबर ऑफ 9 स्टूडेंट्स है। ऐसे कह सकता है, या फिर आपको ऐसे भी कह सकता है कि आपने क्या कर दिया कि इनमें से क्या कर दिया, मैंने हर एक रो में से क्या कर दिया, एक एक स्टूडेंट्स घटा दिया, और एक मैंने नई रो क्या कर दी, ऐड कर दी इसके अंदर, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 3 थे। तो अभी भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? सो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक है वो पूछेगा। तो आइए स्टेटमेंट पे चलते हैं। आई होप ये छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। चलते आगे की तरफ। क्या है हमारे पास, if 3 students are extra in a row, देखो अभी यहां से मेरे पास टोटल नंबर, अगर मैं
एक रो के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x मान लूं और टोटल नंबर ऑफ रोज को मैं क्या y मान लेता हूं। क्लियर है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिंगल रो इज x एंड टोटल नंबर ऑफ रो इज y। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? x है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, एक रो के अंदर अब इसने क्या कर दिया? 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दिए। ठीक है। 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगी? जो टोटल नंबर ऑफ रोज है उससे एक कम हो जाएगी। अभी भी क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेंगे? वही रहेंगे जो पहले थे, क्योंकि इसने क्या कर दिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा दिया। एक रो के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा दिया, लेकिन एक जो टोटल नंबर ऑफ रोज थे उससे एक कम भी कर दिया। तो अभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेंगे? यही रहेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी। सेकंड क्या कह रहा है? इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अब इसने क्या कर दिया कि एक रो के अंदर जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे थे उससे क्या कर दिया? हर रो के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स घटा दिए। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर। तब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज हो रही थी y, तो y से अब क्या 2 रोज और बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स घटाए लेकिन क्या कर दिया? रो वापस बढ़ा दिया। तो अभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या चेंज थोड़ी ना होगा, x y रहेगा। क्लियर है? तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सॉरी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड। अब सॉल्व कर लोगे आप। क्लियर है? इसमें से देखो x y एलिमिनेट हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x y आ जाएगा -x प्लस 3y माइनस का 3। ये देखो प्लस का x y इधर चला जाएगा, माइनस का x y कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो x y के फॉर्मेट में ही बनेगी। और यहाँ पे हमने क्या इक्वेशंस, इस क्वेश्चन की जो इक्वेशन है फॉर्मेट कर दी। अब सॉल्व आप लोगों को करना है, प्लीज सॉल्व करके लाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन ट्रायंगल ए बी सी, फिफ्थ क्वेश्चन ही तो हाँ करना है। हाँ ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी एंड थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो मुझे तीनों एंगल्स निकालने हैं ट्रायंगल्स के। अच्छा, हमें ये पता है कि किसी भी कोई भी ट्रायंगल ले लो, उनके सारे ट्रायंगल्स के जो इंटीरियर सम किसके बराबर होगा? 180 के। इंटीरियर सम कितने किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, एंगल सी को क्या लिख सकता हूं? एंगल सी को लिख सकता हूं थ्राइस ऑफ एंगल बी। सो एंगल ए प्लस एंगल सी को लिख दिया थ्राइस ऑफ एंगल बी, और एंगल बी इधर है तो 4 टाइम्स हो जाएगा ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये इक्वेशन भी तो लिख सकता हूं एक, ये थ्राइस ऑफ एंगल बी, तीनों एक दूसरे के बराबर है तो ये भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। अब दो इक्वेशन है, दोनों क्या x और y के फॉर्म में, मतलब एंगल ए अगर x हो जाएगा तो एंगल बी y हो जाएगा, या एंगल ए एंगल बी के फॉर्म में, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। इनको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि एंगल सी किसके बराबर होगा? थ्राइस ऑफ एंगल बी। या फिर अगर इसको बराबर नहीं, इससे सॉल्व करना चाहोगे तो भी एंगल सी की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है गाइस? सो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 5x minus y is equals to 5 and 3x minus y is equals to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and y axis. देखो y axis ये रहा हमारे पास, ये रहा y axis।
अब ये जो दो लाइंस दे रखी होगी इससे क्या ट्रायंगल फॉर्म बनेगा। लेट सपोज ये ऐसी लाइन जाएगी, तो आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल बना है वाई एक्सिस पे इसके 3 वर्टेक्स आएंगे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इनके क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकाल के देना है। तो ग्राफ नोटबुक पे आप बना के देखिएगा, अगर डाउट आता है तो प्लीज मेरे को बता देना। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी आ चुका है। ट्रायंगल फॉर्मेशन, उसके अंदर बस क्या ट्रायंगल जो बन रहा था वो एक्स एक्सिस पे बन रहा था, इस पे वाई एक्सिस पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो अब आप कंफ्यूज मत होना, जैसे अगर मैं ये ले लेता हूं px प्लस qy इज इक्वल्स टू p माइनस q, और फिर है qx माइनस py इज इक्वल्स टू p प्लस q। अरे ये p q आपके क्या, ये सब क्या कांस्टेंट है, तो x और वैल्यू x और y की वैल्यू जो भी आएगी वो p और q के फॉर्म में आ जाएगी। बस जो भी वैल्यूज आ जाएगी वो p और q के फॉर्म में आ जाएगी। ये क्या कांस्टेंट्स है, इस पे कंफ्यूज मत होना कि सर इतने सारे वेरिएबल्स हैं वैल्यू कैसे निकलेगी। x की जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर p और q की कुछ फॉर्म आएगी, जैसे 3p प्लस 9q अपॉन 4 ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। p और q क्या मिक्स होंगे, ये क्या, ये तो कांस्टेंट्स है आपके। क्लियर है, इसमें कंफ्यूज मत होना। वैसे ही आपके x y के अलावा बाकी सब कांस्टेंट्स है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए 7 का थर्ड, x बाय a माइनस y बाय b इज इक्वल्स टू 0। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब ऐसा मत कर देना कि 1 बाय a को मैं क्या मानूं, अरे ये तो कांस्टेंट है यार, यहाँ पे तो क्या फिक्स्ड वैल्यू आती है, वेरिएबल तो क्या चल रहे, सिर्फ x और y चल रहे हैं ना। क्लियर है। सेकंड क्या दे रखी है आपको, सेकंड दे रखी है ax प्लस by इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको अगर सिंपलीफाई करोगे तो एलसीएम ले लीजिए, bx माइनस ay, एलसीएम क्या ab, इससे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। बस जो भी आपके पास x और y की वैल्यू आएगी वो a और b के फॉर्म में आ जाएगी, मतलब आंसर में क्या a और b होगा आपके। क्लियर है। सो ऐसे इक्वेशंस में आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बाकी ये सब क्या कांस्टेंट्स है। बाकी ये सारी इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। अगर प्रॉब्लम आती है किसी भी इक्वेशन में तो मुझे बता देना। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि बस आपसे हो रही है नहीं हो रही है बस करके रख दीजिएगा, नहीं हो रही तो रहने दीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाती तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन नंबर के साथ रेफरेंस दे देना कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है, प्लीज आप उसे वीडियो के किसी पर्टिकुलर सेशन में करवा दीजिए। तो प्लीज ये नोटिफाई करा देना मेरे को, मैं 100% वो क्वेश्चन कराऊंगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारे पास का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है। आपको दे रखा है ये माइनस का 4x, ये दे रखा है 4y प्लस 20, ये दे रखा है मुझे माइनस का 7x प्लस 5, और ये दे रखा है 3y माइनस 5। और मुझे पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो अपोजिट एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री का। इनका जो अपोजिट एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री का। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ले लीजिए, उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो बस 4y प्लस 20 माइनस का 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये हो जाएगी 3y माइनस का 5 माइनस का 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए, x और y वेरिएबल ही, दो वेरिएबल ही है, तो आपके पास सारे एंगल्स की क्या वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पुट कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पुट कर देना। क्लियर है। अब आप कहोगे सर x की जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वहाँ पे तो नेगेटिव आएगी,
मतलब x का जो भी वैल्यू आएगी हमें क्या यहाँ पे एंगल नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता एंगल, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है x की खुद की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। क्लियर है? x की देखो माइनस में ही आएगी, देखो ये माइनस में आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी देखो माइनस में आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो टोटली आपको क्या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सो सॉल्व करके बताइएगा, अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो। सो आज हमारा ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है, चैप्टर नंबर 3। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस सेशन, और इससे प्रीवियस सेशन भी प्लीज़ आप लोग इसे कंटिन्यूसली ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट दीजिए, और भी हमारे जो चैप्टर्स लाने वाले हैं उसमें। और अगर किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़, और मैं आपको एक्नॉलेज कर दूंगा उस क्वेश्चन को, उसकी आप चिंता ना करें। सो आज के लिए बस इतना ही, अब अगला नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, वो जल्दी आपको पता चल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिसके भी साथ आप पढ़ते हो, जो भी आपके कज़न ब्रदर्स है, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके कज़न्स हैं, उनको बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।